Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी बड़ी अदालत में बराह रास्त समाअत, ज़लज़ले की अफवाहों से कौन परेशान, बिजली कितनी महंगी, मोबाइल सिम्स की दोबारा तस्दीक होगी, और कोर्ट मार्शल किसका होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत आज होगी। अदालती कार्रवाई टीवी पर बराह रास्त नशर की जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच सुबह 9:30 बजे समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ ने केस से मुतालिक इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ अपनाया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत मंगल को होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच सुबह 9:30 बजे समाअत करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत टीवी पर बराह रास्त नशर होगी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में सरकारी टीवी के कैमरे लगा दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस से मुताल्लिक इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। इस्तदा है कि इजाफी दस्तावेजात को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। दस्तावेजात में कहा गया है कि आइन में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वाज़ेह हैं। पीडीएम हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 की मौजूदगी में अदालत उज़्मा से मुताल्लिक़ कानून साजी नहीं की जा सकती। आर्मी चीफ ने कहा है स्मगलिंग में मुलव्विस एहलकारों का न सिर्फ कोर्ट मार्शल होगा बल्कि उनको जेल में भी डाला जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहना था स्मगलिंग में मुलव्विस ताकतवर अनासर को रोका जा रहा है। कोई कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, किसी के लिए कोई नरमी नहीं। हवाला हुंडी के खात्मे के लिए 1068 FIR जबकि मंशियात स्मगलिंग के 242 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। बोले दहशत गर्दों के खात्मे तक जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान की फौज के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था जिसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि वो लोग जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल भी भेजा जाएगा। जो लोग इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कितना भी कोई बड़ा आदमी हो, इन्फ्लुएंशियल हो, किसी के लिए कोई सॉफ्ट हमारे पास या हमारा कोई लव लॉस्ट है या हमारा उसके लिए कोई सॉफ्टनेस है, 168 FIRs जो है वो दर्ज कर चुके हैं और कोर्ट ऑफ लॉ में हम उनको पेश करेंगे जो लोग ये हवाला हुंडी के हवाले से या डॉलर की स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। मंशियात जो है उसके खिलाफ हमने एक क्रैकडाउन स्टार्ट किया और उस क्रैकडाउन के नतीजे में हमने तकरीबन 43 मेट्रिक टन मंशियात जो है वो अभी तक पकड़ लिए। 252 जो है मुकदमात दर्ज कर लिए गए। हम बैक फुट पे जाने वाले नहीं है, हम फ्रंट फुट पे आएंगे। वी विल फाइट विद यू और हम इस रिजॉल्व के साथ फाइट करेंगे कि एक भी दहशतगर्द इस मुल्क में नहीं होगा और इस मुल्क में हम अपनी मर्जी से जिए। निगरान काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तैनाती की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की मईशत और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की मस्तूंग और हंगू में दहशत गर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि हुनरमंद अफराद के लिए बैरून मुल्क रोजगार मौक़े बढ़ाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निगरान काबीना का इजलास। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तैनाती की मंजूरी दे दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री IT का वसी तजर्बा रखते हैं। वो अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इजलास से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि इफ़रादी क़ुव्वत हमारा सरमाया है। हुनरमंद अफराद के लिए बैरून मुल्क रोजगार मौक़े बढ़ाने के इक़दामात किए जाएँ। इसके लिए जंगी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। कहना था फनी तरबियत के मौजूदा तमाम मराकज़ को फ़ाल किया जाएगा। काबीना ने मुल्की मईशत और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। मस्तूंग और हंगू में दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत की गई। वज़ीर दाखिला ने दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का कहना था मुल्क से दहशत गर्दी की लानत का खात्मा करेंगे। मोहसिन नकवी का मियाँ वाली में ईसा खेल कुंदल चेक पोस्ट का दौरा। चेक पोस्ट को शहीद हारून रशीद खान के नाम से मंसूब करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा जवां मर्दी से मुकाबला करने वाले जवान हमारा फ़ख्र हैं।
निगरान वज़ीर आला पंजाब की पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों से मुलाकात, उनको शाबाश और इनामात दिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मियांवाली में ईसा खेल कंडल चेक पोस्ट का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दहशत गर्दों का जमा मर्दी से मुकाबला करने वाले जवान हमारा फख्र हैं। वज़ीर आला की दहशत गर्द हमला नाकाम बनाने वाले पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों से मुलाकात और उनको शाबाश और इनामात भी दिए। निगरान वज़ीर आला ने कंडल चेक पोस्ट को शहीद हारून रशीद के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया और चेक पोस्ट के इर्द गिर्द हिफाजती दीवार बनाने का हुक्म दिया। गुज़िश्ता दिनों चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों के हमले में हेड कांस्टेबल हारून रशीद खान शहीद हो गए थे। पुलिस एहलकारों ने 2 दहशत गर्दों को वासिले जहन्नुम। ज़लज़लों से मुतालिक पेशगोई करने वाले फ्रैंक होगर का वजाहती ट्वीट। फ्रैंक होगर ने बहुत बड़ा ज़लज़ला आने की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। ट्वीट में लिखा कि जब हम पेशगोई करते हैं कि ज़लज़ला आने का इम्कान है तो लोग ज़्यादा अफवाहें फैला देते हैं कि बहुत बड़ा ज़लज़ला आने वाला है। बहुत बड़ा ज़लज़ला आने की अफवाहें बेबुनियाद हैं। इशारे हो सकते हैं लेकिन इस बात का कोई यकीन से कहे ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान में ज़लज़ले की पेशगोई पर खौफ हरास की फ़ज़ा है। माहिर अर्जियात ने पाकिस्तान में आइंदा 24 घंटों में ज़लज़ले की पेशगोई की है। कोयटा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आज़म उल्फत ने ज़लज़ले की पेशगोई के बाद शहरियों से बात की। उनसे इस बारे में जानते हैं। बताएगा आज़म, क्या कहना है शहरियों का? कुल तुर्किया के एक माहिर अराजियात ने आज ये पेशनगोई की है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िलज़िला होगा और इसका रीजन जो है वो चमन फॉल्ट रीजन कहा जाता है वो होगा और इससे सबसे ज़्यादा जो इस ज़िलज़िले से मुतासिर होगा वो बलूचिस्तान होगा। हम शहरियों से पूछते हैं कि वो इस पेशनगोई के बाद कितने परेशान हुए। ये अल्लाह की तरफ से अगर ज़िलज़ला आएगा, ये जो है पेशनगोई ये सही हम नहीं मानते हैं ना। जो भी होएगा अल्लाह की तरफ से होएगा। ज़िलज़ला आएगा, अल्लाह हम जो है ना अपना अज़ाबों से बचाए, हम इसका बर्दाश्त नहीं। मगर ये है कि ये अल्लाह पाक की तरफ से ज़लज़ला आवे ना आवे, ये पेशनगोई हम नहीं मानते हैं इस चीज़ से जो है ना। जी हाँ, साइंसी तौर पे इस बात की अभी तक तस्दीक नहीं हुई और ना ही जो इदारा अर्थक्वेक है उसकी तरफ से इस बात की तस्दीक हुई कि इस तरह की कोई ज़िलज़ला आने वाला है। ज़लज़ले की पेशगोई कोई नहीं कर सकता। आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है। ये डच साइंसदानों का सिर्फ एक अंदाज़ा है। जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर दीन मोहम्मद काकड़ की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हम खुद भी चमन फॉल्ट लाइन का मुताला कर चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि चमन फॉल्ट लाइन एक्टिव है, इसमें एनर्जी स्टोर हो चुकी है और ज़लज़ले के इम्कानात भी हैं। इससे कबल SSGS ने पाकिस्तान में भी ज़लज़ले की पेशगोई की थी लेकिन आया नहीं था। इतनी कम मदद में ज़लज़ले की पेशगोई करना नामुमकिन है। सर, ये शॉर्ट टर्म अर्थ साइंटिस्ट के हवाले से कोई भी नहीं कर सकता। आज तक ऐसे इक्विपमेंट्स अभी तक आए नहीं है। जो सबसे मातबर इदारा है वो USGS है, वो इस किस्म की रिपोर्ट्स को रद्द करते हैं। जो चमन उसकी फॉल्ट है ये एक्टिव है, इस पे एनर्जी स्टोर हो चुकी है और ज़लज़ले के इम्कानात भी हैं। उसकी कुछ एस्टिमेशन है, वो रफ एस्टिमेशन करता है, कभी कभी वो ठीक निकलता है, कभी कभी वो नहीं निकलता। जो तुर्की का ज़लज़ला है इसकी जो प्रेडिक्शन की बातें हैं वो ज़लज़ले के बाद आई कि उन्होंने प्रेडिक्शन की थी। तमाम साइंटिस्ट जो है ये एग्री कर रहे हैं कि ज़लज़ले की इतनी कम मुद्दत में पेशनगोई नहीं की जा सकती। गिड़ाप मलीर में जानवरों के टैक्स के ठेके में साल से अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। निगरान वजीर बल्दियात सिंध मोहम्मद मुबीन जमानी का कहना है इस साल गिड़ाप मलीर में जानवरों का ठेका 5 अरब 8 करोड़ रुपए से ऊपर का हुआ। इससे कबल साल से ये ठेका मिली भगत से सिर्फ 16 से 21 करोड़ का होता रहा है। कई बरसों से इस ठेके के नाम पर सिंध को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा था। मुबीन जुमानी ने कहा कि निगरान हुकूमत ने अदलिया के जरिए ठेके की तारीख में 1 माह का इजाफा करवाया और ठेके को साफ शफाफ तरीके से किया गया। मुबीन जुमानी ने कहा कि करप्शन में मुलविस अफराद का एहतसाब होना चाहिए।
हुकूमत ने फी यूनिट बिजली ₹3.28 महंगी करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इजाफे से बिजली सार्फिन पर 159 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद नेपरा महंगी करने का अपना फैसला जारी कर दिया। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सार्फिन को 6 माह में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। बिजली सार्फिन अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक अदायगियाँ करेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक सहमाही एडजस्टमेंट में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। मुल्क भर में मोबाइल सिम्स की दोबारा तस्दीक का फैसला। मल्टी फिंगर वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत सिम्स की तस्दीक की जाएगी। पाकिस्तान की सिम्स रोमिंग पर दीगर ममालिक में काम नहीं करेंगी। एक पासपोर्ट पर अब सिर्फ एक ही सिम खोली जा सकेगी। हुकाम के मुताबिक अब तक 80,624 मोबाइल सिम्स ब्लॉक किए जा चुके हैं, जबकि मुल्क भर में 40,50,000 गैर फाल सिम्स को भी ब्लॉक किया गया है। गैर कानूनी सिम्स पर 8,629 रिटेलर्स 95 फ्रेंचाइजीज के खिलाफ कार्रवाई की गई। हुकाम के मुताबिक निजी मोबाइल कंपनीज ने 24 एहलकार नौकरी से बर्खास्त किए और 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। लाहौर में फैक्ट्री एरिया के इलाके में मां बेटी को घर में कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इत्तेहाद पार्क डोगर चौक में रिहाइश पजीर रशीद नामी शहरी की 50 साल बीवी 6 साल बेटी अलिशबा को कत्ल किया गया। घर के ऊपर वाले पोर्शन से दोनों लाशें बरामद हुई। तेज धार खंजर करीब ही पड़ा था। इत्तला मिलते ही पुलिस अफसरान और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची। फैमिली के सरबराह रशीद को मोहल्लेदारों ने इत्तला दी, जो नर्सरी पर काम करता है। कराची के इलाके सोहराब गोट में फायरिंग से जाम बहक मुफ्ती कैसर के कत्ल का मुकदमा दर्ज ना हो सका। गुलस्तान जौहर से पुलिस ऑफिसर का अगवा होने वाला भाई बाजियाब ना हो सका। वाक़े का मुकदमा दर्ज हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पुलिस ने 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। सोहराब गोट में फायरिंग से मुफ्ती कैसर के कत्ल का मुकदमा दर्ज न हो सका। पुलिस का कहना है सोहराब गोट गुलशन उमर मदरसे के बाहर फायरिंग से मुफ्ती कैसर की हलाकत का वाकया टारगेट किलिंग लगता है। जाए वक़ुआ पर 9mm की 8 गोलियां फायर की गई। मकतूल को 1 गोली पेट में लगी। मकतूल का जसद खाकी सोहराब गोट ईदी सेंटर में मौजूद है। दूसरी जानिब गुलिस्तान जौहर से पुलिस अफसर के अगवा होने वाला भाई बाजियाब न हो सका। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुग़वी फहद सिद्दीकी 4 रोज कबल घर से बाहर गया, जहाँ नामालूम अफराद इसे गाड़ी में बिठाकर फरार हो गए। उधर जमान टाउन, कालाकोट और मीठा दर पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा और दीगर अशिया बरामद कर ली। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्लान और रूट तैयार। लाहौर आमद के लिए अबूधाबी से निजी एयरलाइन की परवाज से टिकट भी बुक करा ली गई। परवाज 21 अक्टूबर की शाम 6:25 पर लाहौर में लैंड करेगी। मीनार पाकिस्तान पर जलसे में सिर्फ नवाज शरीफ खिताब करेंगे और कारकुनान को बयानियाँ देंगे। इस्तकबाली स्टिकर्स भी सिर्फ नवाज शरीफ की तस्वीर तक महदूद होंगे। लंदन से अबू धाबी से लाहौर, नवाज शरीफ की वतन वापसी का रूट फाइनल। निजी एयरलाइन की परवाज का टिकट भी ले लिया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को अबू धाबी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। उसी रोज परवाज EY 243 में सवार हो जाएंगे। निजी एयरलाइन की ये परवाज शाम 6:25 पर लाहौर में लैंड करेगी। नवाज शरीफ के साथ जाती मुशीर और स्टाफ भी इसी परवाज में सफर करेंगे। नून लीग ने लाहौर जलसे की नई हिकमत अमली तैयार कर ली। मीनार पाकिस्तान पर जलसे सिर्फ नवाज शरीफ ही खिताब करेंगे और कारकुनान को बयानियां देंगे। शहबाज शरीफ, हमजा या फिर मरियम नवाज कोई रहनुमा तकरीर नहीं करेगा। इस्तकबाली स्टिकर्स भी सिर्फ नवाज शरीफ की तस्वीर तक महदूद होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं हल्का बंदियां हो चुकी, अब इलेक्शन की तारीख लेनी चाहिए। जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं आती आराम से नहीं बैठेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कुछ जमातें हल्का बंदियां तो कुछ मौसम की बात करती हैं। PP वाहिद जमात है जो चाहती है इलेक्शन वक्त पर हो। बिलावल भुट्टो का कहना था करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा, इससे आवाम का नुकसान होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज हो, और हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपने इलेक्शन डेट का नोटिफिकेशन अपना इलेक्शन कमिश्नर साहब से नहीं मिलता। कभी कोई सो कॉल लीडर टीवी पे आता है और वो कहते हैं कि आई डिलिमिटेशंस होने हैं, तो कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि फरवरी में जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। फिर कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या सूरत हाल है। अगर उन कम वसाइल में से करप्शन होगा तो फिर अवाम को नुकसान पहुंचाया जाएगा।
और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर आपका ऑन गोइंग स्कीम्स को जो अप्रूव्ड हुए हैं बजट से उनको रोका जाता है तो इसका असर तो नेशनल लेवल पे भी होगा। वहां से हम इन इश्यूज को हल नहीं कर सकते तो हम कोर्ट का रास्ता भी जानते हैं। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को ही इलेक्शन कराने हैं, हम उनके फैसलों पर अमल दरामद के पाबंद हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन देख रहा है मैं भी वही देख रहा हूँ, मुल्क में बहुत सारे फैसले हुए हैं। मैं वही देख रहा हूँ जो कि इलेक्शन कमीशन देख रहा है और वो जिस तारीख को इलेक्शन कराएंगे हम पाबंद हैं कि हम उनकी बहुत सारे फैसले हुए हैं और आइंदा भी होंगे और कल का जो इस अहम इजलास है इसमें मज़ीद इस पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई चेयरमैन के सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में ज़ेर समात 9 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें बहाल करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत की समात इन कैमरा करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। चीफ जस्टिस ने अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया दे दिया। चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें ट्रायल कोर्ट्स में बहाल। चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तें बहाल करने की अपीलें मंजूर। ट्रायल कोर्ट्स का जमानत की दरख्वास्तें खारिज करने का फैसला कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी थी। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत की समाअत इन कैमरा करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये फैसला करना है कि समाअत इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट में। जब दरख्वास्त जमानत पर फैसला पब्लिक होगा तो फिर समाअत इन कैमरा क्यों की जाए। लाइव स्ट्रीमिंग का मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई के सेल के बाहर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। जेल जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी खदशात पर क्लास बी से सिक्योरिटी बैरक मुंतकिल किया गया। पीटीआई की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की सख्त निगरानी भी की जा रही है। सिक्योरिटी पर मामूर जेल के अमले के मोबाइल फोन्स भी तहवील में ले लिए गए। चेयरमैन पीटीआई को 26 सितंबर को अटक से अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल किया गया था। क्या फैजाबाद धरना नजर सानी केस में आईनी और कानूनी इदारों का नजर सानी दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला आजादाना है? क्या फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने धरना नजर सानी केस का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैजाबाद केस में हकायक पेश करने का एक और मौका दे रहे हैं। क्या आईनी और कानूनी इदारों का नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला आज़ादाना है? दरख्वास्तें वापस लेने के लिए एक साथ मुतादिद मुतफर्रिक दरख्वास्तें क्यों दायर की गईं? क्या फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने धरना नजरसानी केस में 4 सवाल उठा दिए। 28 सितंबर की अदालती कार्रवाई का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि फरीकैन हकाइक बयान अल्फी के जरिए जमा करा सकते हैं। दौरान समाअत सवाल उठाया गया कि तवील वक्त के बावजूद दरख्वास्तें क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गईं। हुक्मनामे में कहा गया कि कुछ दरख्वास्त गुजारों की अदम हाजिरी पर उन्हें एक और मौका दिया जाता है। अदालत ने मुशाहिदा किया है कि कुछ लोगों ने अवामी सतह पर कहा कि उन्हें मालूम है कि क्या हुआ। इन लोगों का कहना था कि फैजाबाद धरना केस में अदालत ने उनके नुक्ते नज़र को मद्देनजर नहीं रखा। फैसले के पैराग्राफ 17 के तहत ये मौक़िफ़ अदालत के लिए हैरान कुन है। अदालत ने फैसले में कहा था कि कोई भी मुतासरा फरीक तहरीरी तौर पर अपना मौक़िफ़ पेश कर सकता है। अदालत एक और मौका देती है। कोई भी शख्स हकायक मंजर आम पर लाना चाहे तो बयान हल्फी पेश करे। जवाब 27 अक्टूबर तक जमा कराया जा सकता है। केस की आइंदा समाअत 1 नवंबर को होगी। सिराजुल हक तनकीद के निश्तर बरसाते रहे। मौलाना फजलुर रहमान नाकामी पर नाकामी का एतराफ़ करते रहे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को आड़े हाथों ले लिया। कहा मौलाना फजलुर रहमान सूद का खात्मा कराने में नाकाम रहे। मौलाना घर चले गए मगर सूद उसी तरह चलता रहा। मौलाना फजलुर रहमान ने भी एतराफ़ कर लिया कि हम पाकिस्तान को सूद से पाक नहीं कर सके। सिराजुल हक ने अच्छी क़यादत न होने को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी मान लिया कि रियासत अवाम की माशी हालत बदलने में नाकाम है। मौलाना फजलुर रहमान बोले हमारे मुल्क का माफिया लाइलाज हो चुका है, हम इस पर हाथ नहीं डाल सकते। सिराजुल हक ने कहा कि बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ काम नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा 75 बरस बाद भी हमारी रियासत इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई निज़ाम नहीं दे सकी। PDM को लीड करने वाला मौलाना मुहतरम थे। 75 साल थोड़ा अरसा नहीं है, 2-3 नस्लें इसमें गुजर जाती हैं
ये तजर्बा हमारे लिए काफ़ी है कि हमारी रियासत, हमारे सियासतदान, हमारी सियासी जमातें कौम के इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में कोई निज़ाम नहीं दे सकती। पाकिस्तान है जहाँ शरई सूद जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा है। पहले 17 और फिर 21 और फिर 22.7 तक पहुँच गया। कि हमारी रियासत का निज़ाम, हुकूमतें और सियासी जमातें आम आदमी की माशी हालत को बेहतर करने में नाकाम रही। वो हुकूमत भी ख़त्म हो गई, वो अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन सूदी निज़ाम उसी तरह यहाँ उन्होंने और मजबूत किया। हमारा वतन इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, उसका चेहरा न इस्लामी नजर आ रहा है और न जमहूरी नजर आ रहा है। जमात इस्लामी कराची के साथ गद्दारी कबूल नहीं करेगी। ये शहर की 1.5 करोड़ आबादी खाकर जश्न मना रहे हैं। सियासी जमातों ने मिलकर कराची को उसके हक से महरूम किया। हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े। कहा, शहर में 8 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम्स में 100 से ज़ायद लोग मारे गए, इन्हें पूछने वाला नहीं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स अब तो खवातीन पर भी गोलियां चला रहे हैं। कराची में मंशियात के अड्डे चल रहे हैं, असलहा किराए पर मिल रहा है। 45% से ज्यादा लोगों ने ये बात कही है कि हमारे यहाँ तो कोई गिनने के लिए आया ही नहीं, आया तो गिना नहीं, एक दफा आया तो दोबारा नहीं आया। सिर्फ पीपल्स पार्टी की मुतासिब सूबाई हुकूमत ही है जिसको ये इंसान नजर नहीं आते, चाहे वो सिंधी हो या सराइकी हो या पंजाबी हो या महाजिर हो या पख्तून हो। सिर्फ नजर नहीं आते तो उन लोगों को नजर नहीं आते जो गद्दारियां करके कराची की 1.5 करोड़ आबादी खा गए और जश्न मना रहे हैं। किसी सूरत में भी जमात इस्लामी कराची के साथ ये गद्दारी कबूल नहीं करेगी, इनको जवाब देना पड़ेगा। इस वक्त शहर में जो स्ट्रीट क्राइम्स की सूरत हाल, अब तो खवातीन के ऊपर गोलियां चल रही हैं, नौजवानों को मारा जा रहा है। 100 से ज्यादा लोग सिर्फ 8 महीने में कत्ल कर दिए गए। किराए पर असला देने का एक कारोबार चल रहा है, मुनशियात के अड्डे चल रहे हैं, पुलिस क्यों नहीं रोकती उसको? आईजी साहब ये बताएं ना कि पुलिस की मर्जी के बगैर थाने की हुदूद में कौन सा मुनशियात का ड्रग का अड्डा चल सकता है? सिंध में 50,058 मुल्ज़िमान मफरूर हैं। आईजी सिंध की रिपोर्ट देखकर सिंध हाईकोर्ट हैरान। तमाम मफरूरों के शनाख्ती कार्ड और अकाउंट्स फौरी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन नादरा, वजारत दाखिला और दीगर से 23 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस के आगा ने आईजी को मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। रिमार्क्स दिए कि मफरूर मुल्ज़िमान को ना पकड़ा तो संजीदा जुर्म होगा। मफरूर मुल्ज़िमान के बायस सूबे में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। सिंध भर में 50,058 मुल्ज़िमान मफरूर, सिर्फ लाड़काना में 23,000 से ज़ायद। आईजी सिंध की रिपोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट को हैरत में डाल दिया। अदालत ने आईजी को मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। तमाम मफरूरों की शनाख्ती कार्ड और अकाउंट्स फौरी ब्लॉक करने का हुक्म देते हुए चेयरमैन नादरा, वजारत दाखिला और दीगर से 23 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए कि मफरूर मुल्ज़िमान को ना पकड़ना भी संजीदा जुर्म है। इस वक्त सूबे में कोई सियासी हुकूमत नहीं, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी पर कोई MNA MPA मदाखलत नहीं करेगा। मफरूर मुल्ज़िमान के बाइस सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। आईजी सिंध यकीन दहानी कराएं कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। अदालत को बताया गया कि सानेहा बल्दिया केस के मफरूर मुल्ज़िम हम्माद सिद्दीकी, खुर्रम निसार और तकी हैदर शाह के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। इंसानी जान की कीमत 10 लाख मुकर्रर। शिकारपुर में बजरानी और दूसरे कबाइल में 30 साल से जारी खूनी खेल का फैसला हो गया। जिरगे में 40 अफराद के कत्ल और 70 जख्मियों का, जिसमें मजमूई तौर पर 6 करोड़ 52 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। फैसले में दोनों फरीक़ैन रजामंद होकर एक दूसरे को गले लगा लिया। नवाबशाह, सकरंड, माड़ी, जलबानी में रेंजर्स और पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 अफराद के जाम बहक होने का वाक़या। सरकारी मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। मतन में कहा गया है कि अल्फा वन की इतला पर कलदन तंजीम के कारकुनान की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। मुश्तइल अफराद के पास भारी असलहा मौजूद था। रेंजर्स और पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 अफराद के जाँ बहक होने का वाक़या। नवाबशाह सकरन वाक़े पर सरकारी मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक अल्फा वन की इतला पर कलदम तंजीम के कारकुनों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने लियाकत जलबानी के घर में तलाशी शुरू की तो रजब जलबानी और हरीफ जलबानी की सरबराही में 200 से ज्यादा अफराद ने पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को घेर लिया। मुश्तइल अफराद के पास क्लाशनकोफ, लोहे के रॉड, डंडे, कुल्हाड़ियाँ मौजूद थी, जिन्होंने अल्फा 1 और अल्फा 2 की
گاڑیوں سے اہلکاروں کو اتار کر یرغمل بنا لیا۔ اہلکاروں کو چھڑوانے کے لیے لاٹھی چارج کیا گیا تو چھت پر موجود افراد غلام رسول اور منیر جلوانی نے برسٹ کھول دیے جو وہاں کھڑے افراد کو جا لگے، جس سے وہ زمین پر گر پڑے۔ واقعے میں رینجرز کے 6 اہلکار بھی حملے میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ ICC ورلڈ کپ میں بھارتی بد انتظامی عروج پر کرکٹ کی دنیا کے سب سے بڑے میلے کی افتتاحی تقریب اچانک منسوخ کر دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب ہوگی، بلکہ صرف شریک ٹیموں کے کپتان فوٹو شوٹ میں حصہ لیں گے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق افتتاحی تقریب 4 اکتوبر کو شیڈول تھی، جس کے لیے نریندر مودی اسٹیڈیم میں تیاریاں کی گئی تھیں۔ اس بارے میں جانتے ہیں بولی نیوز کے نمائندے وسیم اجاز سے۔ وسیم بتائے گا۔ ICC کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم آج آسٹریلیا کے خلاف اپنا آخری وارم اپ میچ کھیلے گی۔ قومی ٹیم راجیو گاندھی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں 3 گھنٹے تک طویل ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا۔ کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کے شعبوں پر کام کیا۔ مشن ورلڈ کپ بابر 11 دوسرا اور آخری وارم اپ میچ کھیلے گی۔ ٹاکرا ہوگا منگل کو آسٹریلیا کے ساتھ۔ قومی ٹیم نے حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں جم کر پریکٹس کی۔ کرکٹ ٹیم نے 3 گھنٹے تک طویل ٹریننگ سیشن کیا۔ کوچنگ سٹاف نے کھلاڑیوں کو فیلڈنگ کی خصوصی پریکٹس کرائی۔ نیٹس کے اندر فخر زمان، کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان نے طویل بیٹنگ پریکٹس بھی کی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم اپنے پہلے وارم اپ میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف ناکام ہوئی تھی، تاہم دوسرے میچ میں قومی ٹیم کامیابی کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم اپنی ورلڈ کپ مہم کا آغاز 6 اکتوبر کو نیدرلینڈ کے خلاف میچ سے کرے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق سری لنکا انڈر 19 کرکٹ ٹیم 12 اکتوبر کو پاکستان پہنچے گی۔ وہ اپنے اس دورے میں پاکستان انڈر 19 کے خلاف 1 4 روزہ اور 5 ون ڈے میچز کھیلے۔ تمام 6 میچز 15 سے 31 اکتوبر تک کراچی کے نیشنل بینک اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ سری لنکن ٹیم کے دورے کا آغاز 15 اکتوبر کو 4 روزہ میچ سے ہوگا۔ کچھ موسم کی بات کرتے ہیں۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید سردی کا آغاز ہو چکا ہے۔ چلاس، بابو سر ٹاپ اور دیوسائی میں بارش اور پھر برف باری سے موسم انتہائی یکبستہ ہو گیا۔ اسکردو میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے جانے کی پیشگوئی کر دی گئی۔ ضلع انتظامیہ دیامر نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ملک کا 70% حصہ فی الوقت خشک اور گرم ہے۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بند ہونے سے گرمی کی شدت 43 ڈگری تک محسوس ہو رہی ہے۔ اسلام آباد سمیت پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع کا موسم گرم اور خشک ہے۔ چلاس میں بابو سر ٹاپ اور دیوسائی میں بارش اور برف باری کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر سے شروع ہو گیا۔ بارش اور برف باری سے موسم شدید سرد ہوا ہے۔ دیوسائی میں بھی موسم سرما کی دوسری برف باری ہوئی۔ اسکردو میں پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری سے درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے جانے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ شاہراہ بابو سر کے حوالے سے ضلع انتظامیہ دیامر نے الرٹ جاری کر دیا۔ کراچی شہر بدستور خشک اور گرم، سمندری ہوائیں بھی روٹھی ہیں۔ آج گرمی کی شدت 43 ڈگری تک محسوس ہوئی۔ جیکب آباد، لاڑکانہ، خیرپور، روہڑی، دادو میں پارہ 37 سے 40 ڈگری کے درمیان رہا۔ آئندہ 2 روز تک بھی موسم جوں کا توں رہے گا۔ اسلام آباد میں بھی موسم خشک رہا۔ شہر میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم خشک رہے گا۔ پنجاب کے اکثر اضلاع بھی خشک اور گرم رہیں گے۔ بلوچستان کا جنوبی حصہ گرم رہے گا۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ دیر، چترال، سوات، کرم اور مالاکنڈ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ امریکہ کی پاکستان میں خودکش حملے کی مذمت۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم دہشت گرد گروپوں کو شکست دینے کے لیے عالمی حکمت عملی پر پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ پاکستانی بغیر کسی خوف کے اپنے عمل کرنے کے مستحق ہیں۔ میتھیو ملر نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے ساتھ کثیر الجہتی فورمز پر تعاون جاری رہے گا۔ ان میں دہشت گرد گروہوں کی فہرست، عالمی حکمت عملی سمیت متعدد امور شامل ہیں۔ برطانیہ بھر میں مقیم سکھوں کا لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ سکھوں نے بھارت کے خلاف اور خالصتان کے قیام کے حق میں نعرے لگائے۔ برطانیہ کو بھی کہا کہ وہ تجارت کی خاطر بھارت کے ہاتھوں سکھوں پر ہونے والے مظالم کو نظر انداز نہ کرے۔ بھارتی ہائی کمیشن میں ہر قسم کی ویزا سروس کو بند کر دیا گیا۔ سکھوں کا لندن میں بھارت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ بھارتی ہائی کمیشن میں ہر قسم کی ویزا سروس کو بند کر دیا گیا۔ بھارتی ہائی کمیشن کے باہر آزاد خالصتان کے حق میں نعرے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ برطانیہ اپنی ٹریڈ ڈیل کی خاطر سکھوں پر ہونے والے مظالم کو نظر انداز نہ کرے۔ بھارت زیادہ دیر سکھوں کو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ سکھ پوری دنیا میں شہادتیں دینے کو تیار ہیں۔ عالمی برادری بھارت کی دہشت گردی کا نوٹس لے۔ اگر یہ لوگ فورن لینڈ پہ
ایسی آتنکوادی گتیویدیاں کر رہے ہیں تو یہ اپنی دیش میں یہ کیا کرتے ہوں گے؟ یہ اس کے لیے ویسٹ کو آج سوچنا پڑے گا۔ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। मुजाहरे का एहतमाम सिख फॉर जस्टिस सिख फेडरेशन ने किया था, जिसमें लंदन समेत मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में मर्द और खवातीन शरीक हुए। दुनिया भर में मुकीम सिख बरादरी भारतीय सिफारतकारों का नाटका बंद करने लगी। सिखों का शदीद गम और गुस्से का इजहार आलमी मीडिया की जीनत बन रहा है। हालिया वाक़े में बरतानिया के लिए भारतीय हाई कमिश्नर को जिल्लत का सामना करना पड़ा। स्कॉटलैंड में भारतीय हाई कमिश्नर ने सिख गुरुद्वारे में दाखिले की कोशिश की, लेकिन सिखों ने उसे मार भगाया। भारतीय हाई कमिश्नर की सरकारी गाड़ी में फरार होने की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारतीय हाई कमिश्नर का ग्लासगो के सिख गुरुद्वारे में दाखिला बंद। विक्रम दुरेस्वामी नामी भारतीय हाई कमिश्नर को स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में सिख शहरियों ने गुरुद्वारे में दाखिले से रोका। सिख नौजवान भारतीय सिफारतकार की जानिब लपके, लेकिन वो अपनी कार में बैठकर फरार हो गया। सिख नौजवानों के एक ग्रुप ने दावा किया कि हिंदुस्तानी सिफारती अहलकारों पर गुरुद्वारे में जाने पर तवील अरसे से पाबंदी है, जबकि बास का कहना है कि ये पाबंदी सिख रहनुमा के कत्ल के बाद लगी है। हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने वजाहत देते हुए कहा है कि विक्रम दोरेस्वामी को कम्युनिटी और काउंसलर के मसाइल पर बात करने के लिए इबादत गाहों में मदऊ किया गया था। सुपरस्टार माहिरा खान शादी के बंधन में बंध गईं। करीबी दोस्त सलीम करीम के साथ नए सफ़र का आगाज़ कर दिया। आइवरी लहंगे में अदाकारा अपने शौहर की जानिब बढ़ीं तो सलीम करीम आपदीदा हो गए। माहिरा खान ने सफ़ेद रंग का जोड़ा, जबकि दुल्हा मियाँ ने गहरे नीले रंग की शेरवानी और हल्के आसमानी रंग का कुल्ला पहन रखा था। खूबसूरती बेमिसाल, अदाकारी भी कमाल। सबकी फेवरेट अदाकारा माहिरा खान शादी के बंधन में बंध गयी। नामवर अदाकारा माहिरा खान ने अपने दरीना दोस्त सलीम करीम से शादी कर ली। दिलकश सफेद लहंगे में अदाकारा अपने शौहर की जानिब बढ़ी तो सलीम करीम रिवायत के बरक्स आपदीदा हो गए। माहिरा खान ने सफेद रंग का जोड़ा, जबकि दुल्हे मियाँ ने गहरे नीले रंग की शेरवानी और हल्के आसमानी रंग का कुल्ला पहन रखा था। माहिरा खान के खास दिन के लिए उनके तैयार करदा जोड़े की कीमत 35 लाख रुपए से जायद है। शादी की तकरीब में वाइटिश थीम को फॉलो किया गया था, जबकि 2 रोज कबल शुरू होने वाली अदाकारा की शादी की तकरीबात के लिए होटल के 200 कमरों को 6 दिन के लिए बुक किया गया है। अदाकारा के शौहर सलीम करीम का ताल्लुक शोबिस इंडस्ट्री से नहीं, बल्कि वो स्टार्टअप कंपनी सिम पैसा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। उनकी कंपनी 15 से जायद मुमालिक में मुख्तलिफ शोबों के ताजिरों को अपनी सहूलियात फराहम कर रही है। लाहौर में भारतीय पंजाबी फिल्म एनी हाउ मट्टी पाओ के फनकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाबी फिल्म की कामयाबी पाकिस्तानी फनकारों के बगैर मुमकिन नहीं। फिल्मों के बनने से दोनों मुमालिक के लोग एक दूसरे के मजीद करीब आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।